हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम। आज हम एक नए सब्जेक्ट को लेके आए हैं। आधार पाठ्यक्रम में एनईपी में एक नवीन विषय को जोड़ा गया है, एफसी थर्ड में उद्यमिता। इसमें व्यवसाय से संबंधित तथ्यों को जाना जाता है कि आप व्यवसाय किस तरीके से चालू कर सकते हैं या किसी नवीन व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और आप उन वस्तुओं की या चीज़ों की व्यवस्था कहाँ से कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन में जो भी बीए बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, उन सभी के लिए एफसी थर्ड में उद्यमिता कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बीकॉम बीएससी ये सभी के लिए मेन सब्जेक्ट हो जाता है कि एफसी थर्ड में अनिवार्य रूप से आपको उद्यमिता पढ़ना है। तो इससे संबंधित हम विभिन्न बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेके आए हैं। आगामी समय में आपकी मेन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हमारे ऑप्शन है, पहला जॉनसन, दूसरा टेलर, तीसरा रिचर्ड कैंडिलोन और चौथा हेनरी फ्योल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था। अब अगर हम जानें कि उद्यमिता होता क्या है। उद्यमिता व्यवसाय में निहित अनेक प्रकार की जोखिमों को उठाने एवं अनिश्चितताओं को वहन करने की योग्यता की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है? उद्यमिता कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए हमने किसी भी नवीन व्यवसाय को चालू किया, अब उस व्यवसाय में लाभ होगा या हानि होगी, इस बात की हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं कि हमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। और अगर हम बात करें कि जोखिम उठाने की क्षमता के बारे में किसने बताया है, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा रिचर्ड कैंडिलोन। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर उद्यमिता शब्द के बारे में पूछा जा रहा है कि उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जॉन रॉबिन्सन ने किया था। और अगर जोखिम उठाने की क्षमता को लेकर से संबंधित पूछा जाता है तो यहाँ पे रिचर्ड कैंडिलोन का नाम आ गया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है, पहला अनावश्यक, दूसरा आवश्यक, तीसरा भार और चौथा समय बंधन की बर्बादी। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भार। प्रश्न नंबर 3 है, उद्यमिता का महत्व है, पहला जोखिम उठाने की क्षमता, दूसरा तीव्र परिवर्तन एवं नवकरण, तीसरा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग और चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तीव्र परिवर्तन एवं नवकरण। क्योंकि उद्यमिता के अंतर्गत किसी नवीन उपक्रम या संस्था की स्थापना की जाती है जिससे हम नवीन वस्तुएं बनाने का प्रयास करते हैं। इससे स्वयं के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय लोगों को भी रोजगार प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 है, उद्यमिता की विशेषताएं हैं, पहला जोखिम उठाने की क्षमता, दूसरा नव प्रवर्तन की योग्यता, तीसरा आ और बा दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों। तो हम जब भी किसी नवीन व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पे जोखिम होता है हमारे सामने कि हमें इस व्यवसाय को करने से लाभ होगा या हानि होगी। तो इसमें भी अनिश्चितता पाई जाती है। और चूंकि हम किसी नवीन संस्था या उपक्रम की स्थापना कर रहे होते हैं तो वो हमारे नव प्रवर्तन योग्यता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आ और बा दोनों सही हैं।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित के आधार पर उद्यमिता का वर्गीकरण किया जाता है। पहला, स्वामित्व के आधार पर। दूसरा, नेतृत्व के आधार पर। तीसरा, उत्पादन पैमाने के आधार पर। और चौथा, उपरोक्त सभी आधारों पर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी आधारों पर, क्योंकि उद्यमिता के अंतर्गत स्वामित्व में निजीकरण के आधार पर भी होता है, जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा होता है उसके आधार पर भी होता है, और उत्पादन हमें ये भी तय करवाता है कि हम किस प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6वां है, उद्यमी हो सकता है। पहला, एक उद्योगपति। दूसरा, एक व्यापारी। तीसरा, एक व्यवसायी। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एक उद्यमी जो है उद्योगपति भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है और व्यवसायी भी हो सकता है। उद्यमी शब्द की अगर हम सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें कि कब हुआ था, तो 16वीं शताब्दी में इसका प्रमुख अभियानों के लिए किया गया था। और अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें तो नागरिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सड़क, पुल, बंदरगाह व किले आदि का निर्माण करने के लिए ठेकेदारों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। 1857 में फ्रांस में ब्रदर्स पेरियर्स ने एक उद्यमी बैंक की स्थापना की। तभी से व्यवसाय में इस शब्द का व्यवस्थित रूप से प्रयोग होने लगा। अगर हम इसके सामान्य अर्थ की बात करते हैं तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं उद्यमी जो नया उपक्रम यानी कि नया उद्योग स्थापित करता है और आवश्यक संसाधन को जुटाता है। प्रश्न नंबर 7 है, उद्यमी स्थापित करता है। पहला, लघु उद्योग। दूसरा, कुटीर उद्योग। तीसरा, बड़ा उद्योग। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे जोखिम लेना, आप किसी प्रकार का जोखिम ले सकते हैं। एक बड़े व्यवसाय को स्थापित करने का भी ले सकते हैं, एक छोटे व्यवसाय को लागू करने का भी ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होता है पूंजी। जिस उद्यमी के पास में या जिस इन्वेस्टर के पास में जितनी ज़्यादा निवेश करने की इच्छा होगी, शक्ति होगी, उतना वह निवेश कर सकता है। वो चाहे तो 10,000 का भी निवेश कर सकता है और 10 करोड़ का भी निवेश कर सकता है। ये टोटल डिपेंड करता है उसकी पूंजी की क्षमता के ऊपर कि वह कितनी पूंजी निवेश कर सकता है। उसके पास जितनी बचत होगी उस हिसाब से वो निवेश करता है। तो यहाँ पे मेन हो जाता है हमारा पूंजी। उसके बाद में हम ये भी देख सकते हैं कि हम अपने पार्टनर्स रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का व्यवसाय कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। आप जैसे भी चाहें उस प्रकार के व्यवसाय को कर सकते हैं। यहाँ पे ये बाध्यता नहीं होती है कि उद्यमी केवल लघु उद्योग कर सकता है, कुटीर उद्योग कर सकता है या बड़ा उद्योग, क्योंकि वह इन तीनों उद्योगों को कर सकता है। यहाँ पे उसके निवेश करने की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितना बड़ा जोखिम वहन करने की क्षमता रखता है। प्रश्न नंबर 8 है, उद्यमी का कार्य है। पहला, जोखिम लेना। दूसरा, निर्णय लेना। तीसरा, व्यावसायिक नियोजन। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे कार्य जो हैं वो उद्यमी के होते हैं। इसके अंतर्गत वह विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न करता है जो उसके उद्योग को स्थापित करने, आगे बढ़ाने और लाभ कमाने में काम आते हैं। क्योंकि जोखिम लेना पूरे उद्यमिता आपके पाठ्यक्रम का
मेन मोटिव है कि किस प्रकार से आप किसी व्यवसाय को करने का जोखिम लेते हैं। उद्यमी पर्याप्त कल्पना शक्ति, विचारशीलता के द्वारा किसी सृजनात्मक विचार की खोज करता है। वह अपने मौलिक एवं व्यवहारिक विचारों से किसी उपक्रम या उद्योग की स्थापना की कल्पना करता है और उसे वास्तविक रूप में साकार करता है। साहसी आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में किसी लाभप्रद विचार की खोज करता है, तो उसमें जोखिम होता ही है कि आप किसी नए व्यवसाय को चालू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है आपके निर्णय लेने की क्षमता। आप किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, ये आपके व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्यवसाय में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जहाँ पे हमें क्विक डिसीजन लेने होते हैं। तो यहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग भी देखी जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, एक अच्छे उद्यमी के व्यवसाय में पाने की प्रबल चाह होती है। पहला, मजदूरी, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा व्यक्तिगत लक्ष्य और चौथा उच्च उपलब्धि। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जब कोई व्यवसाय प्रारंभ करता है तो वो मजदूरों को कार्य देता है, स्वतंत्र रूप से वो स्वयं कार्य करता है और व्यक्तिगत लक्ष्य उसका होता है लाभ प्राप्त करना। तो इन सब में हमारा सही आंसर क्या है? उच्च उपलब्धि। कोई भी व्यवसायी केवल उच्च उपलब्धि पाना चाहता है कि उसने जिस किसी भी नए व्यवसाय को आरंभ किया हुआ है उसमें वो ज़्यादा से लाभ प्राप्त कर सके। प्रश्न नंबर 10 है, उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्य है। पहला, नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा निर्देशन और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। आज आप स्टडी कर रहे हैं, बीए सेकेंड ईयर में हैं, तो आपका यहाँ पे मेन मैनेजमेंट क्या होता है कि आप अपनी स्टडी किस तरीके से करें ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप पास हो सकें। और ये पेपर वैसे भी आपका ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो यहाँ से सबसे मेन बात होती है OMR सीट को भरना। आपको एक प्रश्न दिया जाता है जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। उस प्रश्न का आंसर जो है वो आपको OMR सीट पर गोले भर के करना होता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी पढ़ाई करने के लिए नियोजन करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप पढ़ेंगे, आपने कभी पहला चैप्टर पढ़ा, कभी लास्ट पढ़ लिया, कभी बीच का पढ़ लिया, तो इस तरीके से आपका अध्ययन नहीं हो पाता है। तो जैसे आप स्टडी करते हैं वैसे ही हमारा एक व्यवसाय होता है, वहाँ पे केवल आप अध्ययन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कार्य करने के साथ साथ अपनी पूंजी भी लगा रहे होते हैं। तो इसमें सफलता प्राप्त करना या इसको व्यवस्थित करना आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे कोई एक अकेला व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता है, पूरा का पूरा एक संगठन कार्य कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं होता है, एक बहुत बड़ा कार्य होता है जिससे आप अकेले नहीं कर सकते। निर्देशन, हमें समय समय पर अपने जो भी सहयोगी होते हैं, हमारे जो साथ वाले होते हैं, उनसे डायरेक्शन प्राप्त करते रहने होते हैं कि हम अपने व्यवसाय में और क्या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लाभ नहीं अधिकतम लाभ की प्राप्ति चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका एक और प्रश्न तैयार होता है कि उद्यमी क्या चाहता है। तो उद्यमी अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसका प्रयास होता है कि वह कम से कम लागत लगाए और अधिक से अधिक लाभ को प्राप्त कर सके। प्रश्न नंबर 11 है, उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, यह कथन किसका है? पहला, पीटर एफ ट्रकर, दूसरा मार्शल, तीसरा सुम्पिटर और चौथा JB से। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल।
मार्शल अर्थशास्त्र की भी एक परिभाषा है, कल्याण संबंधी परिभाषा, उसके प्रतिपादक हैं, जिसमें उन्होंने समाज को महत्वपूर्ण बताया है कि पैसा साधन है, साध्य नहीं। तो यहाँ पे उन्हें पूरी तरीके से बताया है कि हमें समाज कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। तो वैसे ही उन्होंने क्या बताया है यहाँ पे कि उद्यमी जो है या जो भी व्यवसायी है वो क्या है, उद्योग का कप्तान है, क्योंकि उसी के द्वारा इस पूरे व्यवसाय को चलाया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़े हिस्से के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 12 है, एक व्यक्ति भी उद्यमी होता है। ऑप्शन है हमारे, पहला जन्मजात, दूसरा निर्मित, तीसरा जन्मजात एवं निर्मित, और चौथा है हमारा कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात एवं निर्मित। उद्यमी क्या होता है? नई नई कल्पनाओं को विकसित करने वाला, हाइपोथेसिस करने वाला, कि हम किस तरीके से कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिव करें। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म से ही काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे उस सामाजिक परिवेश में रहते हुए कुछ नया करने का विचार करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक व्यवसाय जो है वो दोनों हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है कि भाई उसके यहाँ से पहले से बिजनेस किया जा रहा है और वो बचपन से यही सारी चीज़ों को देख रहा है, तो उसके अंदर भी ये क्वालिटी आ जाती है कि वह आगे जाके और अच्छे तरीके से इसी कार्य को आगे करेगा। और दूसरा, कुछ व्यक्ति सीखते हैं कि हाँ हमें बिजनेस करना है, तो जन्मजात एवं निर्मित दोनों ही तरीके उद्यमी पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, उद्यमी का गुण है, पहला नवाचार, दूसरा सकारात्मकता, तीसरा नेतृत्व, और चौथा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे नवाचार क्या होता है? क्योंकि हम यहाँ पे एक नवीन उपक्रम की स्थापना कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा नवाचार। अब नवीन उपक्रम में हम एक नई वस्तु का भी निर्माण करेंगे। दूसरा है सकारात्मकता, हम एक पॉजिटिव सोच लेके चलते हैं कि हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। नेतृत्व, हम एक उद्योग के अंतर्गत अनेक व्यक्तियों को एकत्रित करके उन्हें कार्य देके उनसे काम करवाते हैं, तो हमारी लीडरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हम लोगों से कार्य करा सकें। तो इसलिए हमारी ये तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे कि एक उद्यमी में विशेष रूप से यह गुण होते हैं कि वह नवाचार करने की प्रवृत्ति रखता है, उसकी सोच हमेशा सकारात्मक होती है, और उसमें एक अच्छे लीडर होने के सभी गुण पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, उद्यमी को व्यवसाय के संचालन के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना, पहला आवश्यक है, दूसरा व्यर्थ है, तीसरा ज़रूरी है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, आवश्यक है। उद्यमी को व्यवसाय के संचालन के लिए लक्ष्य का निर्धारण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना अपना एम डिसाइड किए किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आपकी जॉब हो, स्टडी हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो। आप किसी भी चीज़ में जब तक आपको दिशा निर्धारित नहीं होगी तो आप कैसे जाएंगे? मान लीजिए आप किसी एक सेंटर पॉइंट पे खड़े हो जाएं, आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है तो आपको जाना, तो चारों ओर रास्ते हैं आपके पास, लेकिन आपके पास एक पर्टिकुलर वे नहीं है जहां आपको जाना है। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे मेन हो जाता है लक्ष्य का निर्धारण, कि हम अपने व्यवसाय में, अपने काम में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमारा एम डिसाइड होता है कि हमारा गोल क्या है, हम किस प्रकार का बिजनेस करने वाले हैं। क्योंकि जब आप व्यवसायी क्षेत्र में उतरते हैं तो आप देखते हैं कि हज़ारों लाखों वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, और
उन सब में बेस्ट करना, क्योंकि बाज़ार में अपनी जगह स्थापित करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप आते हैं, एक नवीन उपक्रम की स्थापना करते हैं, आप बाकी लोगों से कुछ बेहतर कर पाएँ, तब कहीं जाके आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लक्ष्य निर्धारण बहुत ही आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 15 है, लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का है पहला प्रारंभिक बिंदु, दूसरा अंतिम बिंदु, तीसरा आ तथा बा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु। ये आप हैं, ये आपके पास 4 रास्ते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर रास्ता नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, गोल यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा कि हमें सबसे पहले ये निर्णय लेना होता है कि हम व्यवसाय में किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही करना है कि एक योजना बनाना है, एक विकल्प चुनना है कि हमें आगे क्या करना है, उसके बाद उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। प्रश्न नंबर 16 है, लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा के स्रोत हैं पहला लाभ, दूसरा नवप्रवर्तन, तीसरा ग्राहकों का सृजन और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा कि लक्ष्य प्राप्ति की अगर हम प्रेरणा स्रोत की बात करें तो पहला आता है लाभ। जब हम ये देखते हैं कि एक व्यापारी वर्ग या व्यवसायी वर्ग बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहा है तो हम भी ये सोचते हैं क्यों ना हम भी अपना एक नवीन उपक्रम या व्यवसाय चालू करें जिससे हम भी लाभ कमाएं। तो यहाँ पे प्रेरणा स्रोत हो जाता है हमारा लाभ। दूसरा आता है नवप्रवर्तन। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, तो यहाँ भी लक्ष्य प्राप्ति में वो प्रेरणा का स्रोत होता है कि हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी सोच किसी नए कार्य को चालू करना होता है। और ग्राहकों का सृजन, तो ये सारी चीज़ें हमारी सही हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 17 है, लक्ष्य निर्धारण से उत्पन्न समस्या नहीं है पहला जोखिम में वृद्धि, दूसरा तनाव में वृद्धि, तीसरा मूल्य वृद्धि और चौथा मनोबल में वृद्धि। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तनाव में वृद्धि। लक्ष्य निर्धारण से उत्पन्न समस्या नहीं है, बाकी जोखिम में वृद्धि होती है, मूल्य में वृद्धि होती है, मनोबल में वृद्धि होती है, लेकिन तनाव में वृद्धि नहीं होती है क्योंकि हम उसी कार्य को कर रहे हैं ना जिसमें हमारा मन है। मान लीजिए हमें गवर्नमेंट जॉब करने का मन है तो हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम फेस करेंगे, क्लियर करेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। अगर हमारा उसमें मन नहीं है तो हम बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस में निवेश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अपने मन से कर रहे हैं, तो इसमें तनाव में वृद्धि नहीं होती है। प्रश्न नंबर 18 है, लक्ष्य का पर्यायवाची है पहला उद्देश्य, दूसरा प्रयोजन, तीसरा टारगेट और चौथा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि लक्ष्य को पर्यायवाची के रूप में हमारा उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है, इंग्लिश में हम जैसे टारगेट भी बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें सही हो जाती हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए जिससे हम अपने साथ साथ दूसरे व्यक्तियों का भी भला करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक नवीन उद्योग को स्थापित कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक उपक्रम स्थापित कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, कच्चे माल की पड़ती है, बिजली, भूमि, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक होता है कि उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे
पहले नंबर पर आता है पूंजी, दूसरे नंबर पर आता है भूमि, तीसरे नंबर पर आता है श्रम, चौथे नंबर पर आता है संगठन और पांचवें नंबर पर आता है साहस। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी वस्तु का निर्माण करना है तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, जिससे कि आप निवेश कर सकें। हम उपक्रम की स्थापना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें उस उपक्रम को स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। फिर जिस उपक्रम को हम स्थापित कर रहे हैं उसमें कार्य करने के लिए हमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनसे कि हम कार्य बहुत अच्छे से करा सकें। इन सभी लोगों को जब हम एक साथ लेके चलते हैं, काम करते हैं, तो ये सब के सब एक संगठन के रूप में संगठित हो जाते हैं कि हम एक संगठन बनाकर किसी कार्य को कर रहे हैं। अब इस कार्य में सबसे ज़्यादा जोखिम होता है कि कौन सा व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, उत्पादन सही से हो रहा है या नहीं, हमारा माल डिलीवर हो रहा है कि नहीं, हमारे माल की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। कई बार ख़राब भी हो जाती है तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को वहन करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, साहस की, कि हम अपने अंदर इतनी हिम्मत दिखाते हैं कि हाँ, हम इस कार्य को कर सकते हैं और हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह अच्छा है, परफेक्ट है और हमारे काम से दूसरे लोगों को भी लाभ होगा और एक नवीन वस्तु का भी निर्माण होगा जो लोगों को स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 19 है, परियोजना तैयार की जाती है पहला प्रवर्तकों द्वारा, दूसरा प्रबंधकों द्वारा, तीसरा उद्यमी द्वारा और चौथा इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि परियोजना प्रवर्तकों के द्वारा भी तय की जाती है, प्रबंधकों के द्वारा भी और उद्यमी के द्वारा भी तय की जाती है। हम सबसे पहले जानते हैं कि परियोजना होती क्या है। परियोजना पूंजी विनियोजन के किसी भी ऐसे अवसर से संबंधित होती है जिसमें लाभोपार्जन की बात की जाती है। यहाँ पे एक नया शब्द आ गया हमारे सामने, लाभोपार्जन की संभावना स्पष्ट रूप से होती है। परियोजना उद्यमी के लिए नवीन विनियोग का एक अवसर होती है कि हम इसमें किस तरीके से और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें लाभ की संभावनाओं का पूर्व मूल्यांकन कर लिया जाता है कि अगर हम इस कार्य को इस तरीके से करेंगे तो हमें कितना लाभ होगा। हम कई सारी हाइपोथेसिस करते हैं जिसमें पर्टिकुलर हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि यदि परियोजना से लाभ प्राप्त होने वाली आय का अनुमान उसकी संभावित लागत से अधिक है तो निश्चित ही ऐसी लाभप्रद योजना होगी। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें कि मान लीजिए आपने किसी वस्तु के निर्माण में 10 रुपये खर्च किए, अब अगर मूल्य हम उसका लाभ जोड़ के 2 रुपये बढ़ा दें या फिर हम 5 रुपये बढ़ा दें तो उसका मूल्य अगर हम 15 रुपये कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें 5 रुपये का एक वस्तु पर लाभ। तो जाहिर सी बात है ऐसे किसी भी व्यवसाय को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो किसी परियोजना की अनुमानित लागत एवं संभावित आय की तुलनात्मक समीक्षा करके इसे प्रारंभ करने या ना करने का निर्णय हम बहुत आसानी से ले सकते हैं और इसे ही क्या हम बोलते हैं, परियोजना नियोजन भी बोलते हैं। अब परियोजना की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि हम एक नवीन विचार की खोज करते हैं, प्रारंभिक जांच देखते हैं, आकलन करते हैं, परियोजना बनाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनको देखते हुए फिर हम अपनी परियोजना को तैयार करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, परियोजना प्रतिवेदन से आशय है पहला संचालन प्रतिवेदन, दूसरा अंकेक्षण प्रतिवेदन, तीसरा परियोजना रूपरेखा और चौथा उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परियोजना रूपरेखा। अगर हम परियोजना प्रतिवेदन के पर्टिकुलर मीनिंग की बात करें तो परियोजना प्रतिवेदन प्रारंभ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजना के संबंध में विभिन्न तथ्य, सूचना, विशेषण आदि का सारांश होता है। अब मान लीजिए जो प्रस्तावित योजना है उसके उद्देश्य क्या हैं, एम हमारा यहाँ पे आ जाता है। फिर हमारा मैनेजमेंट किस प्रकार का है, यहाँ पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सीधी सी बात है कि आप परियोजना के उद्देश्य, संक्षिप्त विवरण, वित्तीय संरचना, उपकरण, संयंत्र, तकनीकी, किन किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया हुआ है, उन सबको मिला के परियोजना प्रतिवेदन किसी फर्म अथवा उद्यमी के द्वारा प्रारंभ की जाने वाली परियोजना की विभिन्न क्रियाओं का, उनकी तकनीकी, वित्तीय, वाणिज्यिक एवं सामाजिक व्यवहार्यताओं का एक लिखित लेखा जोखा होता है कि हम किस प्रकार से अपने कार्य को कर रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसका लिखित में हम एक प्रतिवेदन बनाते हैं कि हमने कार्य क्या किया है। और सबसे बड़ी बात होती है कि परियोजना प्रतिवेदन तब तैयार किया जाता है जबकि परियोजना में आने वाली प्रारंभिक बाधाओं को पार कर लिया जाता है तथा परियोजना की आवश्यकता अनुभव की जाती है। और हम देखते हैं कि इसके विस्तृत लेखे से हमें संपूर्ण विवरण मिल जाता है कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कितना समय लगा था, कितना पैसा लगा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। प्रश्न नंबर 21 है, परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं। पहला, तकनीकी मूल्यांकन, दूसरा वित्तीय मूल्यांकन, तीसरा प्रबंधकीय मूल्यांकन और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि अगर हम परियोजना मूल्यांकन की बात करते हैं तो यहाँ पे तकनीकी मूल्यांकन भी आता है कि टेक्निकली रूप से हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। दूसरा आ जाता है वित्तीय मूल्यांकन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, एंड थर्ड है प्रबंधकीय मूल्यांकन, मैनेजमेंट इवैल्यूएशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी परियोजना मूल्यांकन के पहलू में महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। प्रश्न नंबर 22 है, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। पहला तथ्यों का, दूसरा सूचनाओं का, तीसरा विश्लेषण का और चौथा ये सभी। तो हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही। परियोजना प्रतिवेदन में इन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। जितने भी तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, उनको लिया जाता है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है और एनालिसिस, इन सारी चीज़ों का मिला जुला लेखा जब हम लिखते हैं तो वही हमारा क्या होता है, परियोजना प्रतिवेदन होता है कि हमने किन चीज़ों को लिया हुआ है, कैसे लिया गया है और इनको किस किस समय पे उपयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 23 है, एकल स्वामी का दायित्व होता है। पहला सीमित, दूसरा असीमित, तीसरा विनियोजित पूंजी तक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असीमित। हम सबसे पहले जानते हैं कि एकल स्वामी कौन होते हैं। व्यावसायिक इकाई का सबसे प्राचीन और सरल उसकी हम बात करें तो एकाकी स्वामी या एकल व्यवसायी ही होता है जिसमें व्यवसाय करने का जोखिम केवल एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है कि उसमें चाहे लाभ हो या हानि, उसका वहन केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। इसमें निर्णय लेने की क्षमता भी आसानी होती है। व्यवसाय का स्वामी एक ही होता है और इसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय की संपत्ति और पूंजी का स्वामी भी घोषित होता है। यही व्यक्ति व्यवसाय के सभी लाभ और जोखिमों को वहन करता है। एकाकी व्यवसायी का संपूर्ण व्यवसाय पर एकाधिग्रहण होता है। एकाकी स्वामी व्यवसाय के समस्त दायित्वों और जोखिमों के लिए एकमात्र उत्तरदायी व्यक्ति होता है, इसलिए इसके दायित्व भी असीमित होते हैं क्योंकि इसे सभी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है।
यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी थी जॉन सुबिन ने कि अंडर द सोल फ्रॉम ओनरशिप आ सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गन्स हैज़ लिटिल टू ऑपरेट, ये उन्होंने बोला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, एकाकी व्यापारी का पंजीयन कराना पहला अनिवार्य है, दूसरा ऐच्छिक है, तीसरा प्रावधान नहीं है और चौथा आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऐच्छिक है। एकाकी व्यापारी अपने व्यवसाय का पंजीयन कराता है या नहीं कराता है, इसके उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर कंपलसरी नहीं होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो, वो चाहे तो करा सकता है और अगर नहीं चाहे तो नहीं करा सकती। क्योंकि ऐसे फर्म में सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। प्रश्न नंबर 25 है, सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है पहला सेवा करना, दूसरा सहकारी सहायता का प्रयोग, तीसरा अच्छी किस्म के माल का विक्रय करना और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सेवा करना। जितने भी सहकारी संगठन होते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण और सेवा करना। प्रश्न नंबर 26 है, सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहकारी समिति में व्यापार होता है पहला केवल नगद, दूसरा केवल उधार, तीसरा नगद एवं उधार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नगद एवं उधार। सहकारी समिति में नगद एवं उधार दोनों तरीके से व्यापार किया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, सहकारी संगठन में मतदान का अधिकार निश्चित होता है पहला अंशों की संख्या के आधार पर, दूसरा पूंजी विनियोग के आधार पर, तीसरा एक सदस्य एक मत के आधार पर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, एक सदस्य एक मत के आधार पर। सहकारी संगठन में मतदान का अधिकार निश्चित होता है, एक सदस्य एक मत। अब इसमें हमें कुछ शब्द आए हुए हैं, पहला साझेदारी, दूसरा एकाकी व्यवसाय और तीसरा आदर्श व्यवसाय। इस चैप्टर के आपके ये 3 महत्वपूर्ण कीवर्ड हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले एकाकी व्यवसाय की। एकाकी व्यवसाय व्यावसायिक संगठन का सबसे प्रारंभिक एवं प्राचीन प्रचलित रूप है। जब से मनुष्य ने पारिवारिक जीवन व्यतीत करना सीखा है उसी समय से व्यावसायिक संगठन का यह रूप उत्पन्न माना जाता है। प्रारंभ में मनुष्य ने विनिमय की क्रिया का प्रारंभ किया था। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो एकल स्वामित्व होता है, सीमित असीमित दायित्व होते हैं, पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध जानता है। प्रायः ऐसे संगठन उसके मालिक द्वारा ही किया जाता है, कभी उसके परिवार के सदस्य भी उसमें भाग ले सकते हैं। संपूर्ण जोखिम चाहे लाभ हो या हानि हो केवल उस व्यवसायी का होता है जिसके द्वारा व्यवसाय प्रारंभ किया गया है। तो सारी चीज़ों का वहन केवल उस एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। अब इसमें व्यवसाय का आकार छोटा भी हो सकता है,
जिस तरीके से वो चाहे वैसा व्यवसाय कर सकता है। तो हमारा साझेदारी, जिसे हम पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। साझेदारी संगठन को भागीदार संगठन भी कहते हैं। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्ति जो विभिन्न योग्यता वाले होते हैं साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसमें कुछ व्यक्ति धनवान होते हैं तो कुछ के पास ज़्यादा धन नहीं होता है, लेकिन वह अपनी सूझबूझ से व्यवसाय को आरंभ करते हैं। इसमें अगर हम अधिनियम की बात करें तो 1932 में एक अधिनियम आया था जिसे अक्टूबर 1933 से 1933 से लागू किया गया। 1932 में अधिनियम पारित हुआ और 1933 से उसे लागू किया गया। अब इसकी अगर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इस अनुबंध के तहत आप पर्टिकुलर उसमें पार्टनर के साथ साथ किन किन शर्तों को कर रहे हैं इसमें भी आप कर सकते हैं। साझेदारों के मध्य ठहराव हो उसके लिए आप एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। इसमें लाभ जो भी होता है वो सभी लोगों में बराबर से बांटा जाता है और सबसे बड़ी बात होती है कि इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, जबकि एकाकी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होता है। अब बात आती है हमारे तीसरे की, आदर्श साझेदारी, आइडियल पार्टनरशिप। आदर्श साझेदार से अगर हम बात करें तो जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें सभी साझेदार पूर्ण लगन, परिश्रम और ईमानदारी से कार्य करते हैं। अब अगर हम इसमें साझेदारों की संख्या की बात करते हैं तो सामान्यतः आदर्श संख्या 5 से 6 हो सकती है। वहीं पे हम पहले जो पार्टनरशिप की बात कर रहे थे यहाँ पे साझेदारी वाली की, उसमें एक कंडीशंस और होती है जिसे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बैंक के क्षेत्र में अगर पार्टनरशिप की जा रही है तो उसमें 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो आदर्श साझेदारी में विशेष स्थिति का परिचायक भी होता है जो सर्वगुण संपन्न होती है, जिसमें प्रायः किसी किस्म का दोष नहीं होता है, क्योंकि इसमें साझेदारों के बीच अनुकूल विचार होते हैं, पर्याप्त पूंजी लगाई जाती है, विचारों में समानता होती है, साझेदार एक दूसरे से परिचित होते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें भी फर्म का पंजीयन अनिवार्य होता है, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर व्यवसाय कर रहे होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, उत्पादन का आशय को निर्मित महत्व में बदलने की प्रक्रिया है। पहला कच्चे माल, दूसरा निर्मित माल, तीसरा आ और बा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए कच्चे माल। उत्पादन से निर्मित माल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पास में कच्चे माल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि आप जिस किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे अगर हम उदाहरण लें कि आपको आलू चिप्स बनाना है तो आपके पास आलू पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तभी आप कच्चे माल से निर्मित माल यानी कि चिप्स को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। प्रश्न नंबर 30 है, उद्यमी द्वारा उत्पादन क्रिया के लिए रोकड़ बैंक शेष प्रतिभूतियों के नियोजन को कम करना कहलाता है। पहला रोकड़ का प्रबंधन, दूसरा बैंक का प्रबंधन, तीसरा प्रतिभूतियों का प्रबंधन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोकड़ का प्रबंधन। उद्यमी द्वारा उत्पादन क्रिया के लिए रोकड़ प्रबंधन की ज़रूरत होती है। प्रश्न नंबर 31 है, किसी उत्पाद के गुण को निश्चित करने वाले कारक हैं। पहला डिज़ाइन, दूसरा आकार, तीसरा सामग्री और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो जितना ज़्यादा
अट्रैक्टिव दिखता है, आकर्षक दिखता है, लोग उसको खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आप मार्केट जाते हैं, आपको किसी दुकान पर बहुत ही सुंदर कपड़े दिख रहे होते हैं, तो आपका मन करता है कि चलो यार कपड़े खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा उसकी डिज़ाइन, आकार इफ़ेक्ट कर रहा है आपको, कि आपने उस सामग्री को एक ही बार देखा है, आपको लेना है नहीं लेना है वो बात की बात है, लेकिन देखते ही आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये सामान खरीदना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं किसी भी वस्तु के उत्पादन में। प्रश्न नंबर 32 है, किस्म नियंत्रण तकनीक है पहला परंपरागत, दूसरा आधुनिक, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दोनों। किस्म नियंत्रण में परंपरागत एवं आधुनिक दोनों तकनीकों का प्रयोग किया जाता है ताकि हम अपने व्यवसाय को बहुत अच्छी तरीके से चला सकें और लाभ की प्राप्ति कर सकें। प्रश्न नंबर 33 है, वित्तीय प्रबंध का महत्व है पहला भविष्य के विकास में, दूसरा पूंजी विनियोजन में, तीसरा तरलता में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हम सबसे पहले बात करते हैं कि वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। वित्तीय प्रबंधन से आशय होता है व्यावसायिक प्रबंधन का एक कार्यात्मक क्षेत्र, संपूर्ण प्रबंध एक ही भाग होता है। वित्तीय प्रबंधन उपक्रम के वित्त तथा वित्तीय क्रियाओं के सफल तथा कुशल प्रबंध के लिए जिम्मेदार होता है। यह फर्म के वित्त तथा वित्त से संबंधित पहलुओं पर निर्णय करने तथा नीति निर्धारित करने से संबंधित क्रियाओं का समूह होता है। इसमें पूंजी, रोकड़ प्रभाव, साख, मूल्य एवं लाभ नीतियाँ, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। इसमें आवश्यकता का अनुमान भी लगाया जाता है कि हमें कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, कितना हमें कहाँ से प्रबंध करना है। इन सारी चीज़ों को भी वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 34 है, उद्यमी द्वारा अपने लक्ष्यों के निर्धारण के बाद उद्यम हेतु पूंजी एवं अर्थ की व्यवस्था करना ही वित्तीय प्रबंधन है। दूसरा सामाजिक प्रबंधन है, तीसरा औद्योगिक प्रबंधन है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय प्रबंधन है। उद्यमी द्वारा अपने लक्ष्यों के निर्धारण के लिए वित्त का प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकते हैं, खास तौर से उद्योग के क्षेत्र में, जबकि आपके पास पैसे पर्याप्त मात्रा में हो कि आप पैसे जितने भी उद्योग में लग रहे हैं तुरंत लगा सकें। प्रश्न नंबर 35 है, वित्तीय प्रबंध के कार्य हैं पहला सतत प्रशासनिक कार्य, दूसरा पूंजी संरचना का निर्माण, तीसरा कार्य निष्पादन मापक और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगर हम वित्तीय प्रबंध के कार्य की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सतत प्रशासनिक कार्य हमें करते रहना चाहिए कि समय समय पर भारत सरकार के द्वारा जो भी व्यवसाय से संबंधित नियमों में परिवर्तन किए जा रहे हैं उसकी हमें जानकारी हो। पूंजी संरचना हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और हमारा कार्य जो है वो सतत रूप से चलता रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 36 है, व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन उद्देश्य है पहला उत्पादन प्रबंध का, दूसरा स्कंद प्रबंध का, तीसरा वित्तीय प्रबंध का और चौथा है कर्मचारी प्रबंध का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वित्तीय प्रबंध का।
व्यवसाय आपका तभी बहुत अच्छा चल सकता है जब आपके पास कैपिटल या फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तब आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अधिकतम लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करने वाले घटक हैं। पहला, जोखिम की मात्रा, दूसरा लोचदार, तीसरा सरलता और चौथा पूर्ण विदोहन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जोखिम की मात्रा। किसी भी वित्त में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको नहीं पता होता है कि इतना पैसा लगाने के बाद में आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। कई बार हमें लगातार हानि होती रहती है या कई बार लगातार लाभ होता रहता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस के बीच की स्थिति होती है, वही हमारा क्या होता है, जोखिम, या जैसे हम क्या बोलते हैं, रिस्क। प्रश्न नंबर 38 है, प्रबंध की दृष्टि से विपणन तक पहुंचना विपणन प्रबंध कहलाता है। यह कथन है पहला रुस्तम एस डावर का, तीसरा विलियम जे स्टैंडर का, फ्लिप्स एंड वेस्टिंग का और चौथा फिलिप कॉल्टर का। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेल्फस एवं वेस्टिंग का। अब हम जान लेते हैं कि विपणन प्रबंधन क्या कहलाता है, जिसे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट भी जानते हैं। व्यावसायिक प्रबंध की वह शाखा है जिसके द्वारा निर्माता अथवा उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं का हस्तांतरण किया जाता है। विपणन प्रत्येक व्यवस्था का प्राण होता है, भले ही वह वस्तु का विक्रय हो या सेवा का। विपणन की व्यवस्था को गति देता है तथा उपक्रम के अन्य सभी कार्य उसी पर निर्भर करते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, विपणन प्रबंध का उद्देश्य है पहला ग्राहकों की सृजन करना, दूसरा लाभों में वृद्धि, तीसरा ग्राहकों की संतुष्टि और चौथा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ग्राहकों की, डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे ग्राहकों का सृजन करना भी आता है, लाभों में वृद्धि करना और ग्राहकों की संतुष्टि, ये सभी चीज़ें विपणन प्रबंध में सम्मिलित होती हैं। प्रश्न नंबर 40 है, विपणन प्रबंध पर किया गया व्यय है पहला धन का विनियोग, दूसरा धन की बर्बादी, तीसरा ग्राहकों पर भार और चौथा मूल्यों में वृद्धि। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्राहकों पर भार है। विपणन प्रबंध का जो भी व्यय किया जाता है उसका भार ग्राहकों पर पड़ता है। प्रश्न नंबर 41 है, विपणन की आधुनिक अवधारणा है पहला उत्पादोन्मुखी, दूसरा ग्राहकोन्मुखी, तीसरा आ और व दोनों और चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आ और व दोनों। विपणन की जो आधुनिक अवधारणा गलत हो गया, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, ग्राहकोन्मुखी। विपणन की जो आधुनिक अवधारणा है वो ग्राहक को ध्यान में रखते हुए अवधारित की गई है। प्रश्न नंबर 42 है, विक्रय कला के द्वारा इच्छा को बदला जा सकता है पहला फैशन में, दूसरा आवश्यकता में, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, आवश्यकता में। विक्रय कला के द्वारा इच्छा को आवश्यकता में बदला जा सकता है। मान लीजिए आपको किसी चीज़ की इच्छा है तो वो आपकी ज़रूरत भी बन सकती है कि आप उसे कंटिन्यू अपने उपयोग में ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, समय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, सही समय पर गलत कार्य। दूसरा, गलत समय पर सही कार्य। तीसरा, गलत समय पर गलत कार्य। और चौथा, सही समय पर सही कार्य। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सही समय पर सही कार्य। समय प्रबंधन का मतलब होता है कि जो कार्य जिस समय पर होना है हम उसे समय के अनुरूप उसी समय करें, अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा या हानि का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 44 है, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक हैं। पहला, सामाजिक। दूसरा, आर्थिक। तीसरा, मनोवैज्ञानिक। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपभोक्ता व्यवहार को सामाजिक परिवेश भी प्रभावित करता है, आर्थिक क्षेत्र भी और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, जिला उद्योग केंद्र का कार्य है। ऑप्शन है हमारे, पहला, छोटे उद्योगों का पंजीयन। दूसरा, उद्योगों के लिए वित्त उपलब्ध कराना। तीसरा, उद्योगों को फर्नीचर उपलब्ध कराना। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, छोटे उद्योगों का पंजीयन कराना। जिला उद्योग होता है, प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग केंद्र बनाया जाता है जिसमें कोई भी व्यक्ति जाके औद्योगिक सहायता ले सकता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है छोटे उद्योगों का पंजीयन करना। प्रश्न नंबर 46 है, जिला उद्योग केंद्र की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? पहला, जिले के औद्योगिक विकास के लिए। दूसरा, आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए। तीसरा, कमज़ोर वर्गों के विकास के लिए। और चौथा, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि जिला उद्योग केंद्रों की आवश्यकता इन सभी चीज़ों के विकास के लिए की गई। जिले के औद्योगिक विकास भी सम्मिलित है, आधारभूत ढांचे का विकास भी सम्मिलित है और कमज़ोर वर्गों का विकास भी सम्मिलित है। जिला उद्योग केंद्र के द्वारा इन सभी चीज़ों को दूर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन सी जिला उद्योग केंद्र की मुख्य समस्या है? पहला, बिजली की समस्या। दूसरा, समय पर वर्षा न होना। तीसरा, अशिक्षा। और चौथा, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी। जिला उद्योग केंद्र की यह सबसे बड़ी समस्या है कि उद्योग तो स्थापित हो जाता है लेकिन कई बार हमारे निवेशकर्ता इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारे पास उतने ट्रेनर्स नहीं होते हैं कि हम उन सबको सिखा सकें। प्रश्न नंबर 48 है, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? पहला, 1956 में। दूसरा, 1965 में। तीसरा, 1974 में। और चौथा, 1973 में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1974 में। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो गठन है वो 1974 में किया गया था क्योंकि इस समय पे हमारी औद्योगिक संस्थाएं विकसित हो चुकी थी। प्रश्न नंबर 49 है, उद्योग की स्थापना हेतु अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है। पहला, शहरी क्षेत्र को। दूसरा, ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्र को। तीसरा, उक्त दोनों को। और चौथा, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उक्त दोनों को। उद्योग की स्थापना हेतु शासन से अत्यधिक प्रोत्साहन शहरी क्षेत्र को भी मिलता है और ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों को भी मिलता है। उद्योग की स्थापना हेतु शासन से अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है तो हम फिर से इसको पढ़ लेते हैं। उपरोक्त दोनों से, शहरी क्षेत्र को भी और ग्रामीण क्षेत्र को भी शासन से सहायता मिलती है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर में उद्यमिता सब्जेक्ट को एफसी थर्ड में कंपलसरी रूप में जोड़ा गया है। ये आपका प्रश्न पत्र जो है वो बहुविकल्पीय रूप में आएगा। आपको एक प्रश्न दिया होगा जिसके 4 विकल्प दिए होंगे। ओएमआर सीट पर इस तरीके से आपको एक प्रश्न के 4 गोले दिए होंगे और ABCD करके, एक मिनट इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया हुआ है जिसके विकल्प आपको दिए हुए हैं ABCD, उसके सामने गोले बने होंगे। जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है ABCD में से, तो आपको उस पर गोला भर देना है, ब्लैक पेन से उसको पूरी तरीके से फिल करना है। ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि आपको OMR सीट ब्लैक पेन से ही भरनी है। आप ब्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेन सबसे बेस्ट होता है OMR सीट को भरने के लिए। तो यह वीडियो आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे आगे आने वाले समय में आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और सारे सवालों को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये आपके एक नए विषय के रूप में जोड़ा गया है जिसकी शब्दावली थोड़ी सी टफ है, पर अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको कर पाएंगे। हैव अ गुड डे।